यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका नेचर कैसा रहा है और उनके उत्तरों के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उससे संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इथिक्स GS 4 पेपर में जो प्रश्न की प्रकृति है और उनके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए, लिखे जा सकते हैं, उससे संबंधित हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें हमने इन सारी बातों को डिस्कस किया हुआ है कि प्रश्न में क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, अपनानी चाहिए। आज हम प्रश्न 2 का A और B आंसर प्रश्न देखने वाले हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल आंसर हम देखेंगे कि कैसे उसका आंसर लिखा जा सकता है। एक तरीके एग्जाम्पल आंसर है, कोई मॉडल आंसर नहीं है। और मुख्य रूप से हम इस बात को ध्यान में रखकर इन आंसरों पर चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरीके प्रश्न आते हैं या इन प्रश्नों की कोई जुड़वा भाई आते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तरों में क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, किस तरीके से उनका बेहतर तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 और उसका A और B। सबसे पहले हम इस बार भी क्वेश्चन B को लेंगे और क्वेश्चन B में क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन B में लिखा है, यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? It is believed that adherence to ethics in human action would ensure in smooth functioning of an organization system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning? तो प्रश्न को सबसे पहले तो हमको प्रश्न को समझना है और इस प्रश्न में अगर हम देखें तो 3 हिस्से इसके किए गए हैं। एक व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, दूसरा या तीसरा हिस्सा जिसका है, तीसरे हिस्से में नैतिक मूल्यों की बात की गई कि नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण है और एक बीच में एक पोर्शन एक हिस्सा रखा है इसमें कहा गया है कि नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है। आखिर वो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है जिसको नैतिकता के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मुख्य रूप से 2 कीवर्ड निकाल सकते हैं, एक व्यक्ति के संगठन में दिन प्रतिदिन के कार्य और दूसरा नैतिक मूल्य। तो हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि नैतिक मूल्य व्यक्ति के वे स्थायी और गहरे विश्वास हैं जो उसको बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। तो उसके विश्वास जो उसको सही और गलत का राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो नैतिक मूल्य हैं। फिर यहाँ पे दूसरा स्कोप है कि नैतिक मूल्यों को निर्माण कैसे हुआ है। सामान्य सी बात है कि यह सामाजिकरण द्वारा, कंडीशनिंग द्वारा सीखे गए हैं व्यक्ति द्वारा। तो चूँकि सामाजिकरण के द्वारा इनको सीखा गया है, यानी समाज ने हमको इनको सिखाया है, तो ये नैतिक मूल्य हमको इसलिए सिखाए गए हैं ताकि हम समाज में सहयोग कर सकें और अपने आपसी हितों को सुरक्षित रख सकें, आपसी हितों को बढ़ा सकें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और इससे हम सबका लाभ हो, ये उनका उद्देश्य है। तो दूसरा जो इंट्रो का पार्ट है उसमें हम क्या शामिल कर सकते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं उनका निर्माण हुआ है सामाजिकरण के द्वारा और वो सहयोग और हित, आपसी हित को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। अब चूँकि मूल्य सिखाए गए हैं सहयोग के लिए और एक संगठन मिलकर कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी कुछ लोग होंगे, लोगों का एक ग्रुप होगा जो मिलकर किसी लक्ष्य के लिए कुछ कार्य कर रहा होगा। वही कोई संगठन या व्यवस्था इसी के लिए बनाई गई है। तो अब आगे जो है इस उत्तर को फिर हम उन दिन प्रतिदिन के कार्य जिनमें हम नैतिक, उत्तरदायित्व, प्राधिकार आदि को रख सकते हैं और उससे जुड़े हुए जो नैतिक नियम हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों पर चर्चा कर सकते हैं कि वो इस कार्य के लिए कौन से नैतिक मूल्य जिम्मेदार हैं, आवश्यक हैं और इनके द्वारा क्या फ़ायदे एक संगठन को मिल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता है
तो नेतृत्व क्षमता, जो व्यक्ति नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने वाला है, अगर उसके अंदर वस्तुनिष्ठता है, सत्यनिष्ठा है, प्रतिबद्धता है, न्याय है, संयम है, धैर्य है, विनय है, ऐसे नैतिक मूल्य होंगे तो वो बेहतर तरीके से लोगों को लीड कर सकेगा और उससे संगठन के लक्ष्यों को बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही उत्तरदायित्व जिस व्यक्ति के पास है, अगर उसके अंदर ईमानदारी का मूल्य नहीं है तो वह अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाएगा, या वो भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे कार्यों में संलिप्त होगा और निश्चित रूप से उससे संगठन को नुकसान होगा। तो वो नैतिक मूल्य एक व्यक्ति जो संगठन में दिन प्रतिदिन के कार्यों के रूप में जो उत्तरदायित्व उसको दिए जाते हैं उनको ठीक से उनका निर्वाह कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वह सत्य, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों का भी पालन करते हुए चले। फिर एक संगठन में व्यक्ति है, अगर वो अधिकारी है या वो निम्न अधिकारी है, तब भी कुछ अधिकार, अथॉरिटी उसको मिली हुई होती है। और अथॉरिटी जो है एक तरीके से पावर, शक्ति है जो दमन और शोषण का कार्य भी कर सकती है अगर नैतिक मूल्यों का अभाव होगा तो ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास अथॉरिटी है, अगर उसके अंदर दया, सहानुभूति, करुणा जैसे नैतिक मूल्य होंगे तो वह निश्चित रूप से उन अथॉरिटी का इस्तेमाल किसी के दमन या शोषण की बजाय लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। तो जिनके पास प्राधिकार है दिन प्रतिदिन के कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए, उन लोगों में अगर दया, समानुभूति, करुणा जैसे गुण होंगे तो वे निश्चित रूप से लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, लोगों के प्रति संवेदना रखने के लिए कार्य करेंगे, ना कि उनके दमन और शोषण के लिए। तो जो लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्राधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके अंदर दया, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा जैसे नैतिक गुण होंगे तो वह निश्चित रूप से हर मुद्दे के लिए संवेदनशील होंगे और बहुत संवेदनशीलता से प्रशासन का कार्य देखेंगे और वो बहुत बेहतर ढंग से उस कार्य को फिर कर भी सकते हैं, उस प्राधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर पूर्वाग्रह हैं, जो दूसरे जीवों के प्रति या पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील है, तो वह भी निश्चित रूप से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है अगर उसके अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव है। उसके अंदर अगर जो लोग आसपास जुड़े हुए हैं वो किसी भी वर्ग से हों और वह किसी भी वर्ग से हो, वह बिना पूर्वाग्रह के सबके प्रति सम्मान का भाव रखता है, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, तो निश्चित रूप से वह उस सहयोग को बढ़ाएगा जो आपसी सहयोग एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। और कृतज्ञता एक व्यक्ति को विनयशील बनाती है और वह गुण जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि सामाजिकरण में सामूहिक सहयोग और सामूहिक सहयोग के माध्यम से सभी के हित की बात सोची गई है। तो वैल्यूज़ व्यक्ति के अंदर डेवलप की गई हैं समाज के द्वारा, ताकि वह समाज के साथ मिलकर बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सके। तो जैसा वो जीवन के लिए है वैसा ही वह संगठन और व्यवस्था में भी लागू होता है। ठीक, तो लास्ट में हम इसको इस तरीके से फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि नैतिकता सहयोग बढ़ाती है, और वह सहयोग केवल मानवों में नहीं, मानवों के साथ साथ अन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति भी वो सहयोग होगा, जिससे कि संतुलित विकास, जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके का कुछ एक एग्जाम्पल आंसर इसका बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे प्रश्न अगर भविष्य में आते हैं, अब जो लोग मेन से दिए हुए हैं वो निश्चित रूप से उनके मन में एक ख्याल आ सकता है कि, तो जो लोग इस बार मेन से दिए हैं निश्चित रूप से उनके मन में यही ख्याल आएगा कि 1 महीने बाद जो है आराम से बैठकर इस तरीके के उत्तर सोचना बहुत आसान काम है, ऐसे हीरो बनना बहुत आसान काम है, और सही भी बात है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में एट ए टाइम जब एक नया तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो वहाँ वैसे ही दिमाग एक अलग स्थिति में होता है, हमारी मेंटलिटी एक अलग स्टेज में होती है। वहाँ बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इतना सोच पाना और इस व्यवस्थित तरीके से लिख पाना बहुत जटिल काम है, मुश्किल काम है। तो हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों को बताना जिन्होंने इस बार मेंस दिया है कि देखो आंसर ऐसे लिखे जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे बैठ के घर पे बैठ के 4 घंटे 10 घंटे सोचकर ऐसे उत्तर कोई भी बना सकता है ना। तो वो मुद्दा हमारा वैसा है भी नहीं। बस इतना इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य है कि अगर ऐसे प्रश्न भविष्य में आते हैं तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके के अप्रोच हम अपना सकते हैं। बस इतना सा इसका उद्देश्य है। तो उम्मीद है कि ये बात आप
ठीक से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा जो ए प्रश्न पूछा गया है वह थोड़ा सा जटिल है। जैसा कि प्रश्न ए में भी जो पहला प्रश्न था उसी तरीके से प्रशासनिक शब्दावलियों से या प्रशासनिक समझ से वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक विषय भी शामिल हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। उसमें जो बात कही गई है वह है कि सभी सिविल सेवकों को प्रदान किए गए नियम और विनियम समान है, रूल्स एंड रेगुलेशन समान है, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले में पक्ष में व्याख्या करने, सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सावधान विवेचन कीजिए। इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। द रूल एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट आर सेम, yet there is a difference in the performance. Positive minded officers are able to interpret the rule and regulation in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goal by interpreting the same rule and regulation against the case. Discuss with illustration. तो प्रशासन में जो एक लोक सेवक कार्य करता है, सिविल सर्वेंट काम करता है, उसमें मनोवृत्ति को लेकर, नियम और विनियम के मनोवृत्ति को लेकर ये प्रश्न पूछा गया है। तो एक एग्जाम्पल आंसर जो मैंने इस प्रश्न का सोचा है कि एक उत्तर इसका इस तरीके से हो सकता है। तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन की जो शुरुआत की है वो इस तरीके से की है कि अभिप्रेरणा मनोवृत्ति के समानुपाती है। अब इसका क्या लाभ है कि एक व्यक्ति अगर उसके अंदर किसी कार्य को लेकर सकारात्मक मनोवृत्ति है तो वह उसके अंदर उत्साह भी जगाएगा, कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेगा, तो अभिप्रेरणा भी उसके साथ साथ आ जाएगी। जबकि इसका उल्टा भी है कि अगर व्यक्ति के अंदर मनोवृत्ति नकारात्मक है, किसी कार्य को लेकर अगर वह नकारात्मक है तो वह उसके प्रति उत्साह भी नहीं दिखाएगा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भी नहीं दिखाएगा, और वो उस कार्य को करने से कतराएगा या रुकेगा, वह कार्य करने से उसको रोकेगी नकारात्मक मनोवृत्ति। तो इसी तरीके से है कि मनोवृत्ति अभिप्रेरणा के समानुपाती है, अभिप्रेरणा मनोवृत्ति के समानुपाती है। और इससे क्या लाभ है कि जो सकारात्मक सोच है वो नियम विनियम के बावजूद भी कार्य के प्रति या संगठन के उद्देश्य के प्रति सकारात्मक होंगे और विकास कार्यों में अपना योगदान देंगे। जबकि अगर नकारात्मक सोच है तो वह कार्य करने से उसको रोकेगी। इस तरीके से हम एक इंट्रो इसका बना सकते हैं। तो इसमें आगे हम पॉइंट के रूप में कुछ सिविल सेवकों के रूल्स एंड रेगुलेशन को देख रहे हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन में एक सकारात्मक मनोवृत्ति वाला सिविल सेवक कैसे बेहतर कार्य कर सकता है, कैसे उसको इस्तेमाल संगठन के लाभ के लिए कर सकते हैं, और दूसरा उसको किस तरीके से नकारात्मक रूप से देख सकता है। हम दोनों भी बात कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र को लेकर सामान्यतः जो लोक सेवक हैं उनकी मनोवृत्ति नकारात्मक होती है, लेकिन एक लोक सेवक जिसके अंदर बहुत मोटिवेशन है कार्य करने को लेकर और वो इन रूल्स रेगुलेशन को बाधा उसमें नहीं बनने देता है, तो वो निश्चित रूप से अगर उसका ट्रांसफ़र भी होगा तो वो एक जिले से दूसरी जगह, दूसरे जिले से तीसरी जगह जाएगा, तो हर जगह पे नए नए वैविध्यपूर्ण परिस्थितियों में कुछ नया सीखने का प्रयास करेगा, और कुछ नए जो ज्ञान उसको मिलेंगे अपने अधीनस्थों के द्वारा, अपने उच्चस्थों के द्वारा, उनको वो अगले ज़िले में उसका अप्लाई करके उससे बेहतर रिजल्ट निकालने का प्रयास किया जा सकता है, कर सकता है। तो एक पॉइंट हम ये बना सकते हैं। एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जिसमें केंद्र सरकार, वैसे सामान्यतः ऑल इंडिया सर्विसेज में जो सिविल अधिकारी होते हैं तो वो राज्य सरकार के अधीन कार्य करना होता है, लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं, और बीच बीच में केंद्र सरकार अपने कुछ कार्यों के लिए उनको प्रतिनियुक्ति पर बुला सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ संख्या में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हों, या काफ़ी बड़ी संख्या भी हो सकती है कि वो प्रतिनियुक्ति पर या केंद्र के किसी विभाग या मंत्रालय के लिए कार्य करने के लिए उतने इच्छुक ना हो। जबकि इससे भी अगर सकारात्मक सोच के साथ देखा जाए तो केंद्र में कार्य करने का, केंद्र के किसी मंत्रालय विभाग में काम करने का मतलब ही है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, और वहाँ पर एक अधिकारी जो एक ज़िले में ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जिसने कार्य किया है, वो अपने अनुभवों को वहाँ पर बांट सकता है और उससे उस नीति निर्माण को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा,
कि जब वो अब नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो कुछ सीखा हुआ है जब वापस अपने कैडर में जाता है, अपने क्षेत्र में जाके ज़मीनी स्तर पर काम करता है, तो वो जो नीति निर्माण से संबंधित जो ज्ञान या नॉलेज उसने हासिल किया है वो ज़मीनी स्तर पर काम किया जा सकता है, काम आ सकता है। तो इस तरीके से एक सकारात्मक सोच के द्वारा इस जो रूल है, रेगुलेशन है, उसका भी हम सकारात्मक सोच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें तीसरा बिंदु हम बना सकते हैं कि कानून व्यवस्था से संबंधित कोई कार्य हो, निर्वाचन से संबंधित कोई उत्तरदायित्व हो, योजना से संबंधित कोई कार्य हो, तो वहाँ भी अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को करता है, पूरी मोटिवेशन उत्साह के साथ उन कार्यों के साथ जुड़ता है, तो समाज में एक सामाजिक परिवर्तन बेहतर तरीके से लाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके की थॉट के साथ एक उत्तर इसका बनाया जा सकता है इसमें कि जो नकारात्मक सोच है वो हर नियम और कानून को एक बोझ की तरह देखेगा, जबकि सकारात्मक है वो इसका इस्तेमाल करेगा कमज़ोर वर्गों के लिए, कमज़ोर वर्गों के उन्नयन के लिए, पर्यावरण और अन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और इससे निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम समाज के लिए विकास के रूप में निकलेगा। तो इस तरीके का एक उत्तर सोचा जा सकता है एग्जाम्पल के रूप में। तो इस तरीके की और दूसरी व्याख्याएं भी हो सकती हैं, पर मुझे लगता है कि ये इस अप्रोच के साथ भी इस प्रश्न का उत्तर ठीक तरीके से लिखा जा सकता है अगर ऐसा प्रश्न भविष्य में भी कोई पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन है आपके उत्तर लेखन में और आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग करेगा।